मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हमारी 12 कड़ियों वाली इस श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी है। आज मैं आपसे मेंस में जनरल स्टडीज का जो सेकंड पेपर होता है उसको आधार बनाकर कुछ बातें करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात की शुरुआत करूं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि पूरी की पूरी श्रृंखला आपको कैसी लगी, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं कि बुरी तो नहीं ही लगी होगी, आप बोर तो नहीं ही हुए होंगे, कोई ना कोई दृष्टि आपको जरूर मिली होगी। तो अब इसके साथ ही मैं इस श्रृंखला को यहीं समाप्त कर रहा हूं विधिवत तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए यह श्रृंखला बंद कर दी गई है। अगर आपको लगता है कि इससे आपको काफी फायदा मिला है और आगे भी फायदा होने की संभावना है, तो आपने संकोच रूप में मुझे लिखें और मुझे बताएं कि आप किस किस पैटर्न पर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यदि हम पेपर की ही बात लें तो सेकेंड पेपर्स तक हम पहुंचे हैं। थर्ड पेपर भी है जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर भी है और उसके बाद ऐसे का पेपर भी है। ये सब भी हैं, इन पर भी बातें की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा करना तभी संभव हो सकेगा जब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पहले पेपर के बारे में मैं थोड़ी सी बातें कर चुका हूं, सेकेंड पेपर के बारे में मैं अभी बातें करने जा रहा हूं। तो क्या ये जो बात करने का पैटर्न है आपके लिए फायदेमंद है? और अगर नहीं है तो फिर बात करने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, हम उन पर बातें करेंगे। तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बताएं, बल्कि जितने विस्तार के साथ मुझे बता सकेंगे कि सर उनमें ये भी शामिल किया जाए, ये भी शामिल कर लिया जाए, ये भी शामिल कर लिया जाए, हमारे ये डाउट्स हैं, ये भी क्लियर कर दें, तो मुझे और ज्यादा आसानी होगी। तब मैं आपके हिसाब से अपने को ढाल करके आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, बजाय इसके कि मैं अपने में ही अपने अनुसार ढल करके आप तक पहुंचूं। तो प्लीज आप ऐसा करें, राइट? देखिए, यहां भी मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगा कि आप जो सेकंड पेपर है इसे भी बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ें। जो जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर्स आपके होते हैं मेंस के, उसमें जो सबसे जो चैलेंजिंग पेपर होता है वो यही सेकंड पेपर होता है। आप किसी की भी मार्कशीट उठा करके देख लीजिए, सबसे कम मार्क्स उन्हें इसी में ही मिलते हैं। या फिर थोड़ा सा जो थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स वाला, उसमें उनके मार्क्स थोड़े से कम होते हैं। फर्स्ट पेपर में तो ठीक ठाक स्कोर वो कर लेते हैं, सेकेंड पेपर में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसका बहुत ही स्पष्ट कारण भी है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, जो सेकेंड पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड पेपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान एक जटिल विषय होता है, आसान विषय नहीं होता। लेकिन अगर आप टॉपिक्स के रीढ़ की हड्डियों को पकड़ लें, यानी कि जो हर टॉपिक का अपना एक जो मूलभूत चरित्र है, यदि वह आपकी पकड़ में आ जाता है तो काफी कुछ फिर वह टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है। कम से कम इस मायने में तो वह आसान हो ही जाता है कि प्री एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उनके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगर वो विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक नहीं है तो हर टॉपिक का अपना एक मूल चरित्र होता है, बस आपको उसे पकड़ना है। और मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि मैं वो जो टॉपिक का जो मूल चरित्र है उसका सिरा आपके हाथ में पकड़ा सकूं। और इसके बाद फिर जो भी मैंने उस टॉपिक पर बातें की हैं, जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, उस सिरे के आसपास ही सारी बातें घूमती हैं। कभी आप ऑनलाइन लेक्चर को इस पैटर्न पर सुन करके देखिएगा तो आपको आश्चर्यजनक रूप से वो चीज दिखाई दे जाएगी। जैसे कि एक वृत्त होता है, वृत्त गोल घेरा, उसके बीच में एक बिंदु होता है और बाकी जो दूसरे बिंदु होते हैं, इन्हीं बिंदुओं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर चाहे वो आप उस घेरे को कितना भी बड़ा क्यों न कर दें, लेकिन वो जो चक्कर लगाएगा उस बिंदु के बीच का जो बिंदु है छोटा सा, उसी का ही चक्कर लगाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स को इसी पैटर्न पर पढ़ें, मेरे लेक्चर्स इसी पैटर्न पर हैं। आप ध्यान से कभी इसे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपके पकड़ में आ जाएगा। अगर आप ऐसा कर सके तो विश्वास कीजिए कि जो सेकंड पेपर है ये भी आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा। तो नंबर 1, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पेपर है इसलिए इसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो दूसरा कारण है, जो पहले से भी मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है, वो है इसका करंट अफेयर से सीधे सीधे रिलेटेड होना। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं, उनकी जो लिंकिंग होती है वो करंट अफेयर्स से होती है, करंट अफेयर्स से। हालांकि आप करंट अफेयर्स के संपर्क में रहते हैं, मतलब इस तरह के करंट अफेयर्स नहीं लिए जाते जो बिल्कुल अननोन से हों, आपने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स की उसमें जो छोंक लगाई जाती है
वो छोंक सही उत्तर को बहुत परफेक्ट तरीके से लिख पाने में आपके लिए समस्या पैदा कर देती है, क्योंकि उस छोंक की गंध इतनी तीखी होती है कि उस तीखी गंध से आप थोड़े से गड़बड़ाने लगते हैं, थोड़े से हड़बड़ाने लगते हैं। हालांकि होती वो बड़ी प्यारी ही है। और याद रखिए कि अगर आपने मूल टॉपिक को पकड़ लिया है तो ये गंध आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि आपके लिए मददगार हो जाती है, क्योंकि फिर तो आप शुरुआत ही इसके करंट अफेयर्स वाली घटना से करते हैं। और जब आप किसी भी प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करंट अफेयर्स से कर देते हैं तो डेफिनेटली वो एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करता है। अदरवाइज आप इनके प्रश्नों को पढ़ करके देखिए, आपको जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो बहुत ही मूलभूत चरित्र वाले प्रश्न मिलेंगे। मूलभूत चरित्र वाले प्रश्न मिलेंगे कहने का मेरा मतलब है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी भी प्रश्न को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया गया है और उसमें से अब आपको अपने लिए रास्ता निकालना है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, यहां तक कि इंटरनेशनल रिलेशन पर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी बहुत स्ट्रेट किस्म के होते हैं। स्ट्रेट किस्म के कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप 1 2 3 4 5 गिना दें, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछ लिया गया है जिसके बारे में आपने कहीं कभी कुछ सुना ही नहीं, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्लियर कट सिलेबस में यह दिया हुआ है कि इस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं अपनी भाषा में समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, वो इस तरह के होंगे कि जिनका संबंध भारत से हो। अगर कोई ऐसी घटना घटी है जिसका दूर दराज से भारत से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है कि फिर वो प्रश्न कम से कम यहां तो नहीं पूछा जाएगा। तो आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कन्फाइंड हो जाता है, वो भारत तक सीमित हो जाता है। और मजेदार बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उठा करके देखिए पिछले कुछ सालों के पेपर, तो पता लगेगा कि वो ज्यादातर सब करंट अफेयर्स से ही संबंधित हैं। उसमें स्टैटिक किस्म के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और उनको सॉल्व कर पाना मुश्किल काम नहीं होता है, वो तो बहुत आसान से होते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जानता है कि भैया इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की मांग करता है और एक सामान्य स्टूडेंट के लिए उसे समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। जब वो डिप्लोमेट बन जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विस में आकर के, तब वो इसे समझ पाएगा और इस पर बातें कर पाएगा, लेकिन अभी तो सामान्य परिचय से ही उसका काम चल जाएगा। तो आप जब प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आप अपने अंदर धैर्य रखें, पहले से ही घबरा न जाएं, पहले से ही आप गड़बड़ा न जाएं। उदाहरण के तौर पर आपको देखिए, मैं 1 2 प्रश्न पढ़ करके सुनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? कितनी सिंपल सी बात है। किन्हें अधिकार दिया गया है कि वो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करें? बकायदे हमारे संविधान में इसका प्रोविजन है। आप जानते हैं हकदार कौन है? 3 4 5 लोगों के ग्रुप के नाम बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद है निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, एसेस द रोल ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे आप कहते हैं नालसा, इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। और इस पर इंडिपेंडेंट रूप से टॉपिक है, चैप्टर है, आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है कि किन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर ये जो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण है, इसका गठन किस तरीके से होता है, इसके उद्देश्य क्या है, बता दीजिए आप। अब यहाँ ठीक है, आपको इसके उद्देश्य और गठन किस तरह से होता है ये आपको नहीं बताना है, क्योंकि उसकी भूमिका का आकलन करना है। भूमिका का आकलन करने का मतलब यह है कि इसका जो काम है, जो इस नालसा का, उसे वो कितने अच्छे तरीके से पूरा कर पा रहा है, यानी कि जो निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसे वो कितना करा पा रहा है। सिंपल सा है। और आप ये मत समझिए कि मैंने एक छांट करके इस तरह का प्रश्न आपके सामने रखा है। आप दूसरे प्रश्न को पढ़ लीजिए। दूसरे प्रश्न में भी आपको कोई बहुत ज्यादा उटपटांग सी चीजें नहीं मिलेंगी। लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ करके सुना देता हूं। भारत के राज्य, शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए। बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। लगभग 1 2 साल के बाद ये पूछ ही लिया जाता है कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खासकर जो शहरी निकाय हैं, ये वित्तीय रूप से सक्षम बने, और वो नहीं चाहते हैं कि वो काम करने की दृष्टि से भी उनमें ऑटोनॉमी हो। ब्यूरोक्रेसी का लगातार दबाव बना रहता है। अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं?
और इस पर बाकायदे लेक्चर भी होते हैं। जो किसी भी आप शहरी निकाय के बारे में किसी का भी लेक्चर सुनेंगे तो ये जो इशू है उस इशू को वो एड्रेस करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या हमारे स्थानीय निकायों की, और केवल शहरी निकायों की नहीं बल्कि ग्रामीण निकायों की भी। तो इसमें कठिनाई कहां है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। अगर आप डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो वो कह रहे हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी होनी चाहिए। जहां न्याय की स्वतंत्रता नहीं होगी, आपको जस्टिस नहीं मिल सकेगा, तो सीधी सी बात है कि फिर वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। और ये जो गारंटी है ये संवैधानिक रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए। तो खासकर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसका कितना बड़ा रोल है, उसके बिना इनफैक्ट लोकतंत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको ये प्रूफ करना है 150 शब्दों में, जरा भी कठिन नहीं है, बशर्ते कि विषय पर आपकी पकड़ हो। तो दोस्तों, जो बातें मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं, विश्वास कीजिए कि बहुत जिम्मेदारी के साथ शेयर कर रहा हूं। तात्कालिक रूप से हो सकता है कि मेरी ये सारी बातें आपको बेकार ये बकबक मालूम दें, जिसे बकायती कहा जाता है, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से इन पर विचार करेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही ये जो 12 कड़ियों की श्रृंखला थी, इसे मैं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।